friends, I am Bharti Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPO. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि अधिगम के भिन्न भिन्न रूपों में आकलन की स्थिति। जैसा कि इससे पहले हमने जाना कि अधिगम का आकलन क्या होता है, आकलन के प्रकार क्या होते हैं अधिगम में, और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं जिनमें बहुत ही भ्रांतियां होती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि अधिगम के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी क्लासरूम के डिफरेंट वेज होते हैं, कक्षा के भी, तो उसी प्रकार 3 तरीके का अधिगम भी हमारे पास होता है और उन तीनों तरीके के अधिगम में आकलन की स्थिति भी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे कि इन तीनों ही जो वाद हैं, पहला तो है व्यवहारवाद, दूसरा है संरचनावाद और तीसरा है समाज संस्कृतिवाद। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म और समाज संस्कृतिवाद यानी कि सोशियो कल्चरिज्म। इन तीनों में ही आकलन की क्या स्थिति है, क्योंकि आकलन जो है वो अधिगम का होता है और अधिगम जो है वो ज्ञान का होता है। तो सबसे पहले इन तीनों ही में हम ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनमें ज्ञान कैसा होता है, इन तीनों ही परिस्थितियों में ज्ञान कैसा होता है। ज्ञान के बाद हम बात करेंगे कि अधिगम कैसा होता है। अधिगम के बाद बात करेंगे कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो क्रिया होती है, यानी कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया वो कैसी होती है, और शिक्षण प्रक्रिया के बाद हमारा आकलन क्या होता है, और आकलन किसका होता है, उपलब्धि का। तो उपलब्धि इन तीनों में किस प्रकार चलती है। तो यदि ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि अधिगम में के जो विभिन्न तीनों रूप होते हैं कौन कौन से, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, संरचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म और समाज संस्कृतिवाद यानी कि सोशियो कल्चरिज्म, तो वहाँ हम आकलन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमें इसकी शुरुआत ज्ञान से करनी पड़ेगी कि इन तीनों में ही ज्ञान की क्या स्थिति है। तो ये है हमारा पहला ज्ञान, व्यवहारवाद, जो कि प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन समय से यानी कि पहले हम 1 वे प्रोसेस से एजुकेशन फॉलो करते थे कि जो टीचर होता था वो सिर्फ कंटेंट पे फोकस होता था कि मुझे ये कंटेंट बहुत अच्छे से डिलीवर करना है और मेरा काम सिर्फ अपने बच्चे को कंटेंट पढ़ाना है और बच्चे का काम सिर्फ उसे पढ़ना और उसको समझना व रटना। तो यानी कि ये 1 वे प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो हमारा ज्ञान हो गया वो वस्तुनिष्ठ हो गया, क्योंकि ज्ञान सबके लिए समान है, और दूसरा सत्यापित है, क्योंकि एक वेल ऑथराइज्ड नॉलेज ही एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को देगा। उसी के साथ एक देश यानी कि मोनोटॉनिक है, क्योंकि व्यवहारवाद हम प्राचीन बात कर रहे थे कि शिक्षा जो होती है वो 2 वे प्रोसेस भी होती है और 1 वे प्रोसेस भी होती है। 1 वे प्रोसेस जहाँ अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता है, विद्यार्थी सिर्फ एक श्रोता होता है। तो ये व्यवहारवाद उसकी बात कर रहा है जहाँ एक अध्यापक सिर्फ ज्ञान को बच्चों में वितरित कर रहा है और बच्चा सिर्फ उसे रट रहा है। तो वहाँ जो ज्ञान की स्थिति हुई वो वस्तुनिष्ठ हुई, सत्यापित हुई और एकदेश हुई। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है वो ये होता है, वो ये उसका जो धारणा होती है वो ये धारणा होती है कि विद्यार्थी कोरी स्लेट नहीं है, यानी कि वो अपने मस्तिष्क में अपने बाह्य वातावरण यानी अपने समाज से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ज्ञान यानी कि एक शिक्षक को जो ज्ञान देना है वो उस पर थोपना नहीं है, वो ज्ञान जनरेट करवाना है। अब वो ज्ञान जनरेट कैसे करेंगे, तो भाई मोटिवेट करते हुए, विद्यार्थी को मोटिवेशन देते हुए उस ज्ञान को विद्यार्थी से ही निकलवाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। वहाँ पर हम कोई समस्या बच्चों को देते हैं और फिर उनसे वो ज्ञान निकलवाते हैं। तो वहाँ बच्चा रट नहीं रहा, वहाँ क्या कर रहा है, बच्चा समझ रहा है और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ज्ञान कैसा हो गया, संरचित यानी कंस्ट्रक्टेड, और उत्पादित यानी प्रोड्यूस्ड, और कैसा हो गया, समस्यात्मक, यानी कि हमने बच्चे को एक समस्या दी जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई थी और बाद में हमने उसको एग्जाम्पल देते हुए मोटिवेट किया कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण यदि हम लें कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस की, या एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट करती है, तो हम वो बलून वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बच्चे को एक समस्या दी कि प्रूव दिस अपने आसपास चारों तरफ ध्यान देकर, तो उसके जो एग्जाम्पल है कि एक बलून लिया, हमने उसमें एयर डाली, बच्चों को कहेंगे में एयर डालो अपने मुंह से, अभी क्या हो रहा है, आस्क द स्टूडेंट्स, ना कि उसे बताएं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे मुंह में हवा है और जब मैं इसको फुल करूंगी तो वो स्पेस लेकर फैल जाएगी, और फैल रही है तो क्या हो रहा है, वो
बिग हो रहा है, उसका साइज लार्ज हो रहा है, ठीक है, यानी कि एयर अपना स्पेस लेती है। तो इससे हमने उससे ये चीज रटाई नहीं, उससे ये चीज हमने समझाई। ऐसे अगर एक मैथ्स का सिंपल एग्जांपल लें कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैं आई और मैंने कहा और मैंने ये नियम बच्चों को लिखवा दिया, एक उदाहरण दे दिया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं बच्चा समझे नहीं समझे, ये तो हो गया व्यवहारवाद। और अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म में मैं पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ करने के बाद मैं उसके 3 एंगल्स उसमें लिख दूंगी, फिर उसके बाद बच्चों से कहूंगी कि खड़े होइए और इसके तीनों एंगल्स को ऐड कीजिए, तो बच्चा उसको आकर ऐड कर देगा। फिर उसके बाद दूसरा एक और ट्राइंगल बनाऊंगी और फिर दूसरे बच्चे को उठाकर कहूंगी आइए और इसे ऐड कीजिए, बच्चा फिर वो निकालेगा। दोनों ही ट्राइंगल की तीसरे बच्चे से कहूंगी अब आप खड़े होइए और बताइए इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो बच्चा बोलेगा कि दोनों ही ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन मैम 180 डिग्री आ रहा है। तो मैंने थोड़ी बताया, ये तो बच्चे ने जनरेट किया, यानी कि एग्जाम्पल बच्चा खुद जनरेट कर रहा है। अब ये नॉलेज उसके दिमाग में फिक्स हो जाएगी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो एडिशंस है वो क्या है 180 डिग्री। तो एक ऑथेंटिक जो नॉलेज है वो बच्चे ने खुद बिल्ड करी, ना कि मैंने उस पर थोपी। तो ये किस में आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म के एक एग्जाम्पल में, यानी वहाँ क्या हो रहा है, नॉलेज कंस्ट्रक्टेड हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है, और एक प्रॉब्लम देकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बच्चा जब अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है तो उसके ज्ञान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो वहाँ ज्ञान कैसा होता है, संरचित। अब आता है हमारा सोशियो कल्चरिज्म, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आजकल तो कोऑपरेटिव लर्निंग का ज़माना है, मतलब बच्चा हमारे समुदाय से आया है। अब अगर हम उसे सिंगल कंपटीशन में उतार देते हैं तो उसके समूह में काम करने की आदत ही खत्म हो जाती है, और बिना ग्रुप लर्निंग के, बिना ग्रुप में काम करे, सामुदायिक भावना के अभाव में वो आगे कोप अप नहीं कर पाता। अपने आगे किसी भी भविष्य में कोई काम अगर उसे करना हो तो वो सोसाइटी में मिक्सअप नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सोशियो कल्चरिज्म में हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, प्रयोग करवाते हैं, उनसे खुद से काम करवाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। इसका जो मेन मोटो है वो यही है कि नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कि हमने सबको अलग अलग ज्ञान दिया, अब उसको हम कंपाइल करेंगे एक साथ बैठकर। हमने एक प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट में सबके सिंगल टास्क हैं, फिर बच्चों से कहा जाएगा कि अब आप इसे कंपाइल कीजिए और हमें परिणाम दीजिए। यानी कि समूह जो प्रोजेक्ट वर्क हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क हैं, वो सारे किस में आ गए, समाज संस्कृतिवाद में। यहाँ बच्चा समुदाय में काम भी करता है और सोशली थिंकिंग भी उसकी डेवलप होती है। तो इस तरह यहाँ नॉलेज कैसी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड और सामाजिक चिंतन पर आधारित, मतलब इसमें सामाजिक चिंतन ज़्यादा होगा, बच्चे ग्रुप में सोचेंगे और ग्रुप में उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो आजकल इसी में आती है कि सोशियो कल्चरिज्म इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड आवर नॉलेज। नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम, कि इन तीनों ही चीज़ों में अधिगम कैसा होगा। जब हम व्यवहारवाद की बात करते हैं तो व्यवहारवाद में जब मैं कह रही हूँ कि एक अध्यापक सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान बच्चों पर बांट रहा है, यानी कि मैं जो कहूँगी वही आपको रटना है, तो यहाँ जो हो गया लर्निंग वो कैसी हो गई, रटने पर। या फिर मैंने आपको अगर कोई चीज़ बताई तो आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होगा, जो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, सिर्फ उसका जो मापन किया जाएगा वही इसमें क्या होगा, अधिगम में। तो ये सिर्फ रटने पर आधारित होगा और व्यक्तिगत व्यवहार इंडिविजुअल स्टूडेंट पर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें संरचनावाद की, तो यहाँ पर ज्ञान का क्रियात्मक विश्लेषण होता है, कि जैसे मैंने बच्चे से एक्टिविटी करवाई, अब तुम 2-3 बच्चों ने एक्टिविटी की और फिर उस रिजल्ट को कंपाइल करके हमने एक रिजल्ट दे दिया, यानी ज्ञान का निर्माण कर दिया। तो वो ज्ञान क्या हो गया, क्रियात्मक विश्लेषण पर आधारित हमारा अधिगम हो गया, जहाँ सब सिर्फ क्रिया कर कर, समझ कर, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर कर अपना लर्निंग कर रहे हैं। करें हम समुदाय में समाज संस्कृतिवाद की, तो जब हम बात करते हैं समाज संस्कृतिवाद की, इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स के अंदर बच्चा क्या करता है, अपनी खुद की पर्सनल इंडिविजुअल पहचान भी रखता है, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर 5 स्टूडेंट हैं तो 5 में सबका अलग अलग टास्क हमने दे रखा है। अर्थात समाज संस्कृतिवाद में जो हमारा अधिगम है वो है क्या हो गया, समुदाय में स्वयं की क्या पहचान है। यानी कि पर्टिकुलर अगर हमने 5 बच्चों में एक प्रोजेक्ट दिया है तो हर बच्चे का हमने एक अलग टास्क दिया है। अब उस टास्क को पर्टिकुलर उस बच्चे ने कितना निभाया है, मतलब पूरे ग्रुप में इंडिविजुअल लर्निंग कितनी हुई, सेल्फ लर्निंग कितनी हुई। तो यानी कि समुदाय में स्वयं की पहचान के द्वारा इसमें क्या होता है, अधिगम होता है।
जब हम बात करते हैं टीचिंग प्रोसेस की, क्योंकि बिहेवियरिज्म वन वे प्रोसेस है, तो वहाँ जो टीचिंग होगी वो क्या होगी, सरल से कठिन की ओर। मतलब अध्यापक अपने कंटेंट को इजी टू टफ वे में डिलीवर करेगा, और वो वैज्ञानिक मापन भी होगा, क्योंकि वैज्ञानिक मापन क्या होता है, एक फिक्स स्टेप लिए हुए होता है कि पहले हम एक प्रोसेस पूरा करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम एग्जाम लेकर और बच्चों को रिजल्ट देंगे। तो इसका क्या होता है, एक वैज्ञानिक मापन होता है। उसी के आधार के बाद आता है हमारा संरचनावाद। संरचनावाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि नॉलेज बिल्ड हो रही है, तो नॉलेज बिल्ड किसकी हो रही है, विद्यार्थी की, उसके अपने मोटिवेशन के द्वारा। और मोटिवेशन कौन देता है, टीचर। तो यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनको नए ज्ञान का अनुभव करवाता है। टीचर एज ए गाइड इसमें होता है। यहाँ पर टीचर सिर्फ ये नहीं कहता कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही सही होगा, वो विद्यार्थियों को उनके काम में इन्वॉल्व करवाकर ये बताता है कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये इस तरीके से सही है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप भी प्रूफ करेंगे। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, शिक्षक द्वारा नए ज्ञान के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, टीचर एज अ मोटिवेटर। इसके बाद अगर हम सोशियो कल्चरिज्म की बात करें, तो क्योंकि है ये ग्रुप प्रोसेस है, तो यहाँ सामूहिक वार्तालाप होती है। यहाँ टीचर भी बच्चों के साथ जीडी करते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के द्वारा वो अपनी शिक्षक प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, वो उनको गाइड करता है कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करें, और एक वे बताता है कि कैसे आपको अपना काम पूरा करना है। सेम वही टीचर कैसा होगा इसमें, यहाँ तो जब हम व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं तो टीचर को पूरी कंटेंट अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वो ही अपने ज्ञान को बच्चों को दे रहा है। ये एक वन वे प्रोसेस है, तो यानी कि इसमें पाठ्य वस्तु में उसको महारत होनी चाहिए, और पाठ्य वस्तु की व्यवस्था भी करने वाला वही होता है, कक्ष की व्यवस्था करने वाला भी वही होता है। तो यानी कि टीचर इसमें क्या हो गया, पाठ्य वस्तु में महारथी एवं व्यवस्थापक। और जब हम बात करते हैं संरचनावाद की, क्योंकि वो बिल्ड कर रहा है नॉलेज और विद्यार्थी खुद अपनी नॉलेज बना रहा है, तो वो वहाँ पर क्या हो गया, एज अ निर्देशक, एज अ डायरेक्टर हो गया, एज अ गाइड हो गया, और साथ ही साथ उसको भी उस कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसे पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चे को ये बात बता ही नहीं पाएगा कि कैसे हम इसको जनरेट करें। बहुत सारे एग्जाम्पल उसके खुद के पास होने चाहिए, तब वो अपने बच्चों को उन उदाहरणों की सहायता से मोटिवेट करता हुआ अपने उस ज्ञान का निर्माण करवा पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोशियो कल्चरिज्म की, क्योंकि यहाँ ग्रुप में बात हो रही है, यहाँ ग्रुप टास्क हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, तो टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर इसमें मीडिएटर का काम करता है। वो विद्यार्थियों की आपस में अंतःक्रिया करवाने वाला होता है, मध्यस्थ का कार्य करता है, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है, और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता होता है, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में काम करता है तो उसकी सभी प्रकार की इंद्रियां सक्रिय रहती है, और वो लर्निंग बाय डूइंग भी कर रहा है, तो इसलिए उसको पूरी समझ भी होनी चाहिए, साथ में वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए कि कैसे वो अपने ग्रुप के सारे बच्चों को इन्वॉल्व करे हर एक्टिविटी करने में। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट की। विद्यार्थी कैसा होगा यहाँ, विद्यार्थी क्योंकि वन वे प्रोसेस है, पूरा ज्ञान उसे सिर्फ रटना है, तो वो कठोर परिश्रमी होगा और रटने वाला होगा। अब बात करें संरचनावाद की, तो क्योंकि टीचर उसे मोटिवेट कर रहा है, तो विद्यार्थी कैसा हो गया, अभिप्रेरित, मोटिवेटेड और एक्टिव, क्योंकि वो खुद काम करके, खुद एग्जाम्पल सॉल्व करके अपने नॉलेज को क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। अब सोशियो कल्चरिज्म की बात करें तो यहाँ क्योंकि वो ग्रुप में कार्य कर रहा है, तो ट्रेनिंग हो रही है, एक तरीके की प्रशिक्षण ले रहा है, तो प्रशिक्षण लेने वाला होता है और साथ में सहभागी भी होता है। प्रशिक्षण लेकर वो उस काम को करता भी है, टीचर उसे ट्रेनिंग देता है कि कैसे हम काम करें, और उसके बाद वो ट्रेनिंग लेके पूरे ग्रुप में एक साथ इन्वॉल्व होकर अपनी लर्निंग को पूरा करता है। अब बात आती है आकलन की, तो आकलन इसमें कैसा होगा, जब हम बात करते हैं व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद में क्योंकि हम कंटेंट ही डिलीवर कर रहे हैं, केवल ज्ञान पर आधारित होता है, वो मैंने आज पढ़ाया, आपको इसे पढ़ना है और कल मैं आकर इसकी एग्जाम लूंगी, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु पर आधारित होता है, नॉलेज बेस्ड ही होता है। यहाँ पर हम इसमें कोई प्रैक्टिकल्स या ये चीज़ें नहीं करते, हम सिर्फ ज्ञान पर आधारित जो विषय वस्तु होती है उसका ही हम केवल आकलन करते हैं परीक्षाओं के द्वारा। और संरचनावाद में क्योंकि नॉलेज बिल्ड हो रही है, तो वो परिणाम पर आधारित नहीं होता, वो होता है स्वयं आकलन, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन पर। बच्चे ने खुद ने अपना इवैल्यूएशन कर लिया कि मुझे ये ज्ञान अब आ गया है, अब मैं ऐसे 5 एग्जाम्पल और खुद से दे सकता हूँ, यानी कि वो उस प्रत्यय की, उस कॉन्सेप्ट की गहरी समझ बिल्ड करता है। इट डजेंट मैटर कि उसने कंटेंट रटा या नहीं,
बट इट मैटर्स कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई या नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें सोशियो कल्चरिज्म की, तो सोशियो कल्चरिज्म में क्योंकि हम ग्रुप लर्निंग की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स के इवैल्यूएशन पर और उस प्रैक्टिकल के जो काम हुआ है उस पूरे प्रयोग पर वो आधारित आकलन हमारा होगा। हम उसे करवा कर ही दिखवाएंगे कि आप इस प्रयोग को करके बताएं, ताकि हम ये पता लगा पाएं कि ये आपने किया है या नहीं। तो यानी कि परीक्षण कैसा हो गया, आकलन कैसा हो गया हमारा, प्रयोग आधारित। दूसरी अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, यानी उपलब्धि की, किसकी होगी उपलब्धि, विद्यार्थी की। तो व्यवहारवाद में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का जो रिजल्ट आता है, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा, जो सकारात्मक पृष्ठपोषण, वो दंड भी होता है और वो पुरस्कार भी होता है। जैसा मैंने काम किया वैसा मुझे रिवार्ड मिलेगा, इस पर आधारित हमारी उपलब्धि होती है। वो यानी कि जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वही ज़्यादा सक्रिय होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, यानी कि संरचनावाद में। संरचनावाद में उपलब्धि किसी भी प्रकार के द्वंद्व पर आधारित नहीं होती। इसमें विद्यार्थी को खुद ही पता चल जाता है कि मुझे कितनी लर्निंग हुई है और कितनी नहीं हुई है, क्योंकि अगर मैं उस नॉलेज को बिल्ड कर लेती हूँ, अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ जाती हूँ, तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर मैं और एग्जाम्पल नहीं दे पाती और उसे नहीं समझ पाती, तो विद्यार्थी को स्वयं पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। उसी के बाद अगर हम सोशियो कल्चरिज्म की बात करें, क्योंकि यहाँ सबने ग्रुप में काम किया है, तो ग्रुप में समुदाय में पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या स्थिति है, इस बात से हम उसकी क्या करते हैं, उपलब्धि लगाते हैं। सोशियोमेट्री, जो समाजमिति की भी हम बात करते हैं, वो भी इसी का एक अंग होता है कि समाजमिति में सोशियोमेट्री द्वारा उसका जो ग्राफ बनता है, उससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ मेरी पोजीशन है, मैं अपने ग्रुप में कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक नॉलेज का पूरा प्रोसेस होता है, जो हमारी आकलन की पूरी स्थिति होती है, वो हमारे तीनों ही वाद में निरंतर चलती है और एक फिक्स प्रोसेस के थ्रू होती है। Thank you for watching and listening me. For further information, please log on www.gurukpu.com. Thank you.